ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र राठौड़, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, आरोही आदर्श राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ पांडवा कैथल। बच्चों, आज हम 12वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तिका स्वतंत्र भारत में राजनीति के अंतर्गत अध्याय संख्या नंबर 2, एक दल के प्रभुत्व का दौर, इस पाठ का अध्ययन करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस अध्याय के अंदर कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं उनको आप जानेंगे। तो चलिए विस्तार से जानते हैं एक दल के प्रभुत्व का दौर। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे भारत में लोकतंत्र की स्थापना, कि भारत में जो विदेशी दासता से हमें स्वतंत्रता मिली उसके बाद लोकतंत्र किस प्रकार से स्थापित हुआ और कौन कौन सी चुनौतियां लोकतंत्र की स्थापना में हमारे सामने आई। एक दल के प्रभुत्व का दौर हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि एक दल का प्रभुत्व क्या होता है, यानी कि एक दलीय प्रभुत्व जो है वो क्या है। इसके बाद हम प्रथम 3 आम चुनाव और कांग्रेस का प्रभुत्व ये जानेंगे कि पहले जो 3 आम चुनाव हुए 1952, 1957 और 1962 में, तो इन तीनों ही चुनावों में किस प्रकार से कांग्रेस का प्रभुत्व रहा या एक छत्र राज रहा कांग्रेस का, उसको जानने का प्रयास करेंगे। भारत में एक दल यानी कि कांग्रेस के प्रभुत्व के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से थे, कौन कौन से वो फैक्टर्स थे जिनके कारण लगातार 1952 से लेकर और 1962 तक का जो समय था उसमें कांग्रेस का एक दलीय प्रभुत्व रहा और अन्य पार्टियां बिल्कुल गौण अवस्था में थी। तो उसके पीछे के कारणों को हम जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि भारत में विपक्ष की भूमिका क्या रही है, विपक्षी पार्टियां, उनकी भूमिका क्या रही है और किस प्रकार से उन्होंने लोकतंत्र में अपना योगदान दिया है, इसको जानने का प्रयास हम करेंगे। विपक्षी पार्टियों का उद्भव ये जानेंगे हम कि कौन कौन सी मुख्य विपक्षी पार्टियां उभरकर भारतीय लोकतंत्र में सामने आई। भारत में लोकतंत्र की स्थापना और चुनौती। भारत में अंतरिम सरकार का गठन। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। उस समय देश का शासन एक अंतरिम सरकार के हाथों में था, जिसकी स्थापना मंत्रिमंडल मिशन योजना के तहत की गई थी, जिसके नेता जवाहरलाल नेहरू थे। और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और भारत संपूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित हुआ। बच्चों, संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न, इस शब्द का अर्थ ये है कि वह राज्य या वो देश जो अपने निर्णय लेने में जो है वो सक्षम हो या स्वतंत्र हो, उसके ऊपर किसी अन्य बाहरी शक्ति का दबाव ना हो। तो भारत जो है पूर्ण रूप से जो है लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1950 को, जब भारत ने अपना स्वयं का संविधान जो है वो लागू कर दिया था। जब भारत स्वतंत्र हुआ और हमने चुनाव के बारे में सोचा कि किस प्रकार से जो है वो चुनाव कराए जाएं, क्योंकि 1947 में जो अंतरिम सरकार बनी थी वो चुनाव तक चलनी थी और चुनाव के बाद नई सरकार का गठन होना था। तो इसको लेकर कई प्रकार के कयास लगाए गए कि चुनाव जो होगा वो किस प्रकार से होगा और क्या वो ठीक होगा। भारत के इतना बड़ा क्षेत्रफल है, इतनी जनसंख्या है और अधिकतर जो जनसंख्या यहाँ है वो अशिक्षित है। तो इसको लेकर अलग अलग जो धारणाएं सामने आ रही थी, जिसमें विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रतिक्रियाएं दी गई। एक हिंदुस्तानी संपादक ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दिया। ऑर्गेनाइजर ने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही ये देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौमिक मताधिकार असफल रहा। सार्वभौमिक मताधिकार यानी कि सभी को मत का अधिकार देना। बच्चों ध्यान रखिएगा, भारत में
जो है वो 1952 में पहले लोकसभा के आम चुनाव हुए थे। उससे पहले भी भारत के अंदर चुनाव हुए थे, लेकिन उन चुनाव के अंदर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं किया गया था, अर्थात सीमित लोगों को ही मत डालने का अधिकार था, सभी को मत डालने का अधिकार नहीं दिया गया था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ होता है कि वयस्क हो जाने के बाद सभी को बिना किसी लिंग, जाति, वर्ण, भाषा आदि के भेदभाव के मत का अधिकार या मतदान का अधिकार प्रदान किया जाए। इंडियन सिविल सर्विस के एक अंग्रेज नुमाइंदे का दावा था कि आने वाला वक्त और अब से कहीं ज्यादा जानकार दौर बड़े विस्मय से लाखों अनपढ़ लोगों के मतदान की यह बेहूदी नौटंकी देखेगा। कहने का अर्थ ये है कि हमारे यहाँ जो चुनाव होना था उसके प्रति जो पत्र पत्रिकाएं थीं या विश्व के जो अन्य देश थे उनकी जो धारणा थी या उनकी जो संभावनाएं देख रहे थे वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी में जा रही थी, नकारात्मक रूप से वो जा रही थी। उन्हें नहीं लग रहा था कि चुनाव ठीक तरीके से संपन्न हो पाएंगे। इन सभी कयासों को दूर करते हुए भारत में चुनाव को 2 बार स्थगित करना पड़ा और आखिरकार 1951 के अक्टूबर से 1952 के फरवरी तक का चुनाव हुए। बहरहाल इस चुनाव को अमूमन 1952 का चुनाव ही कहा जाता है, क्योंकि देश के अधिकांश हिस्सों में मतदान 1952 में ही हुए। चुनाव अभियान, मतदान और मतगणना में कुल 6 महीने जो है उसका समय लगा। चुनाव आयोग के समक्ष चुनौतियां। जो हमारा चुनाव आयोग बना, उस चुनाव आयोग का मुख्य कार्य जो था वो भारत में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराना था, लेकिन उसके सामने कई सारी चुनौतियां थी, जिनमें से सबसे पहली चुनौती थी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। देश का आकार इतना विशाल था, अतः स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना बड़ा मुश्किल जान पड़ रहा था। देश में उस समय 17 करोड़ मतदाता थे, जिन्हें वयस्क मताधिकार का प्रयोग करके 3200 विधायक और 489 सांसदों को चुनना था। अगली जो चुनौती थी वो थी मतदाता सूची तैयार करना। इतने बड़ी जनसंख्या से मतदाता सूची तैयार करना भी बड़ा कठिन कार्य था। जब मतदाता सूचियों का पहला प्रारूप तैयार हुआ तो लगभग 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज होने से रह गए। इसका कारण ये था कि इन महिलाओं का अला की बेटी और फला की बीवी के रूप में दर्ज किया गया था। जो इनकी विशिष्ट पहचान थी, इनकी खुद की पहचान थी, उनका नाम अंकित नहीं किया गया था, जिसके कारण 40 लाख महिलाएं जो है वो इनका नाम दर्ज नहीं हो पाया। अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना भी एक बड़ी चुनौती थी और चुनाव आयोग ने अधिकारी और कर्मचारियों को मिलाकर 3 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया, ताकि इस बड़े पैमाने पर होने वाले चुनाव को संपन्न कराया जा सके। एक ऐसी चुनावी व्यवस्था या एक ऐसा चुनाव महोत्सव जिसको पूरा विश्व देख रहा था और ये समझने का प्रयास कर रहा था कि किस प्रकार से भारत के अंदर चुनाव सफल होंगे या विश्व का ये सबसे बड़ा लोकतंत्र असफलता की इबारत लिख देगा। कम साक्षरता के चलते चुनाव की विशिष्ट पद्धतियों के बारे में सोचना भी चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती था। एक ऐसी पद्धति अपनाई जाए जिसके अंतर्गत सभी आसानी से उस पद्धति को समझ सके, क्योंकि उस समय 17 करोड़ में से केवल 15% मतदाता ही साक्षर थे, जिनको अक्षर ज्ञान था। बाकी जो है वो पढ़े लिखे नहीं थे। तो इसके लिए जो है वो मतदाताओं के सामने जो टीम के बॉक्स रखे गए उनके ऊपर बाकायदा उम्मीदवारों के फोटो चस्पा किए गए, ताकि वो उनको पहचान हो सके और वो जिसे अपना कीमती वोट देना चाहते हैं उसी के खाते में वो वोट जाए। ऐसी व्यवस्था चुनाव आयोग ने की। बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसका एक दलीय प्रभुत्व।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में मुंबई के अंदर हुई और जिसके संस्थापक एक अंग्रेज अधिकारी A.O. हयूम थे। इस पार्टी का उद्देश्य ये था कि 1857 की क्रांति का जो विद्रोह हुआ, उस प्रकार का कोई अन्य विद्रोह ना हो पाए और जनता की जो मांगे हैं, जो जायज मांगे हैं, वो हुक्मरानों के पास पहुंचती रहें और इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में काम करे, ताकि फिर से दोबारा से इतना बड़ा कोई विद्रोह ना खड़ा हो। ये उद्देश्य लेकर कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी। लेकिन आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो राष्ट्रीय आंदोलन है हमारा, उसके अंदर कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया। कांग्रेस का एक दलीय प्रभुत्व। तो सबसे पहले बच्चों, हम एक दलीय प्रभुत्व को जानते हैं कि एक दलीय प्रभुत्व क्या होता है। एक दलीय प्रभुत्व से हमारा अभिप्राय है किसी एक दल का इतना वर्चस्व होना कि अन्य दल उसके सामने गौण नजर आए, या तो अन्य कोई दल हो ही ना, और यदि हो भी तो वो इतने निम्न अवस्था में हो कि उस दल के सामने उनका की कोई भी गिनती ना हो। जो आप फिलहाल एक डायग्राम देख रहे हैं, बार डायग्राम है। इस बार डायग्राम के अंदर जो नीले कलर के जो बार हैं, वो आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। इसके बाद जो आपके नारंगी कलर के जो का बार है, वो कम्युनिस्ट पार्टी को, और ग्रे कलर का जो बार है वो पीपल्स सोशलिस्ट पार्टी को दिखा रहा है। तो इस डायग्राम से ही आप देख सकते हैं कि एक दलीय प्रभुत्व क्या है। यानी कि जो नीले खंबा खड़ा है, उसके सामने अन्य दो छोटे छोटे खंबे हैं, उनका कोई भी अस्तित्व आपको नजर नहीं आता है। बच्चों, यही एक दल का प्रभुत्व है। कांग्रेस का एक दल का प्रभुत्व रहा और पहले 3 आम चुनाव में लोकसभा में कांग्रेस पूर्ण रूप से वर्चस्व कांग्रेस का रहा। पहले आम चुनाव की बात करें, 1952 के अंदर पहले आम चुनाव हुए थे और इन आम चुनाव के अंदर कुल 489 लोकसभा की सीटें थी, जिनके अंदर से कांग्रेस ने 364 सीटें प्राप्त की और ये कुल सीटों का लगभग 74.3% था। कम्युनिस्ट पार्टी, जिसने 489 में से केवल 16 सीटें जीती और कुल सीटों का ये 3.2% था। सोशलिस्ट पार्टी ने 489 में से कुल 12 सीटें जीती और ये केवल जो कुल सीटों का 2.4% ही भाग था। इसी प्रकार से 1957 के अंदर जो चुनाव हुए, उनके अंदर 494 जो लोकसभा की सीटों में से कांग्रेस ने 371 सीटें जीतकर और 75.1% सीटों के ऊपर कब्जा किया। कम्युनिस्ट पार्टी ने केवल 27 सीटें जीती 494 में से और कुल सीटों का 5.4% हिस्सा वो जीत पाई। पीपल्स सोशलिस्ट पार्टी ने 19 सीटें जीतकर कुल सीटों का 3.8% हिस्सा जीता। इसी प्रकार से जो 1962 के चुनाव थे, उनके अंदर भी कांग्रेस का वर्चस्व जारी रहा। लगभग 73% सीटें उन्होंने कांग्रेस ने जीती और कम्युनिस्ट पार्टी ने 5.8% और पीपल्स सोशलिस्ट पार्टी ने 2.4% सीटों के ऊपर कब्जा किया। तो इन तीनों ही प्रथम जो लोकसभा के आम चुनाव हुए, इनमें कांग्रेस का पूर्ण एक छत्र राज रहा। उसके पीछे बहुत सारे कारण थे कि कांग्रेस का एक छत्र राज या एक दलीय प्रभुत्व क्यों रहा। इसके पीछे क्या क्या कारण थे, उनको हम जानने का प्रयास भारत के इस मानचित्र के माध्यम से एक बार फिर से देखने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से भारत के किन किन राज्यों के अंदर कांग्रेस जो है वो पूर्ण तरीके से प्रभुत्व था और सत्ता में थी। तो 1952 से 1967 तक का जो काल है, उसे एक दलीय प्रभुत्व का काल या युग कहा जाता है। और आप देख रहे हैं कि पीले रंग का जो है इस मानचित्र के अंदर, वो कांग्रेस शासित प्रदेशों को दिखा रहा है। और इसके अलावा
जो लाल रंग का जो राज्य आप देख रहे हैं केरल के अंदर, जहां पर डेमोक्रेटिक लेफ्ट फ्रंट ने शासन किया 1957 से 1959 के बीच, और जो ब्लू कलर आप देख रहे हैं जम्मू और कश्मीर में, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है वो शासन था। तो देखिए, केवल दो राज्यों को छोड़कर, जम्मू कश्मीर और केरल के अंदर, यहाँ पर कांग्रेस जो है वो नहीं रह पाई, अपने आप को स्थिर नहीं रह पाई। अगर बड़े राज्यों की बात करें, अन्य छोटे राज्य भी थे, लेकिन कुल मिलाकर जो संपूर्ण भारत था, उस पूरे भारत के अंदर कांग्रेस की अच्छी पकड़ थी, और उसी के कारण कांग्रेस का एक दलीय प्रभुत्व कहा जाता है। भारत में कांग्रेस की एक दलीय प्रधानता के कारण, कि भारत में जो कांग्रेस का एक दलीय प्रधानता रही, प्रभुत्व रहा, उसके कारण क्या रहे, कौन कौन से वो फैक्टर थे, कौन कौन से वो कारण थे जिसके कारण कांग्रेस ने पूरे भारत के ऊपर एक छत्र राज किया 1952 से लेकर और 1957 तक। अन्य पार्टियां केवल गौण अवस्था में थी। तो उसके पीछे जो जो कारण थे उन्हें हम क्रमवार जानने का प्रयास करते हैं। जनसाधारण में कांग्रेस की पहचान व पकड़। जनता के अंदर कांग्रेस की पहचान हर जगह थी, क्योंकि कांग्रेस बहुत ही पुरानी पार्टी थी, और लगभग अगर सभी पार्टियों में 1952 के दौरान जितनी भी पार्टियां थी, उन सभी पार्टियों में अगर बात करें तो कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी थी, और तकरीबन सभी पार्टियां कांग्रेस के अंदर से ही निकली थी। जनता में जन जन कांग्रेस के नाम को भी पहचानता था और कांग्रेस को जानता भी था। दूसरी तरफ कांग्रेस की जनता के बीच पकड़ थी, लोगों के ऊपर कांग्रेस की पकड़ और लोगों का कांग्रेस में विश्वास पूरे तरीके से था। तो ये पहला कारण रहा जिसके कारण कांग्रेस का जो है वो एक दलीय प्रभुत्व रहा। लोगों की आस्था, लोगों का विश्वास कांग्रेस के साथ था, क्योंकि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी थी और अन्य पार्टियां कांग्रेस के अंदर से ही निकली थी। एक अन्य कारण था स्वतंत्रता संग्राम की विरासत का कांग्रेस के पक्ष में होना। भारत ने लगभग 200 सालों के अंग्रेजों की गुलामी के बाद जो है, और उससे पहले मुगल शासकों की गुलामी झेली, उसके बाद हमें स्वतंत्रता मिली थी। तो इसके लिए जो आधुनिक समय में जो स्वतंत्रता संग्राम चला, उसकी विरासत सारी कांग्रेस के हिस्से आई। कांग्रेस ने राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रदान किए नेतृत्व में अत्यधिक शुभकामनाएं तथा राजनीतिक पूंजी प्राप्त की थी। दलीय नेताओं ने जो यातनाएं जेलों में भोगी और अपने जीवन में जो कष्ट झेले, इससे वे लोगों में अधिक लोकप्रिय हो गई, और लोगों को ये लगने लगा कि उन्हें जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, उसके पीछे एकमात्र दल जो जिम्मेवार है वो कांग्रेस है। इसलिए लोगों ने कांग्रेस को आंखें बंद करके वोट किया, उसे समर्थन दिया और उन्हें प्रचंड बहुमत देकर सत्ता में वो लेकर आए। कांग्रेस के जो एक दलीय प्रभुत्व था या प्रचंड बहुमत मिलने का कारण जो था, उसके पीछे एक कारण था लोकप्रिय व करिश्माई नेतृत्व। कांग्रेस के पास जो उच्चतम दर्जे के जो नेता थे वो उपलब्ध थे। उस समय अगर महात्मा गांधी जी को छोड़ दिया जाए, और कुछ समय तक भीमराव अंबेडकर जी भी जो है वो कांग्रेस से दूर रहे, बाद में वो कांग्रेस में शामिल भी हुए, कांग्रेस के अंदर की टिकट पे उन्होंने चुनाव भी लड़ा। तो केवल गांधी जी को छोड़ दिया जाए तो और तमाम जितने भी बड़े नेता थे, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे मौलाना अबुल कलाम हो, या अन्य कोई नेता हो, राजेंद्र प्रसाद जी हो, ये सभी तमाम नेता जो लोगों की आंखों के तारे थे, जिन्हें लोग करिश्माई नेतृत्व जिनका मानते थे, जिन्हें लोग ये मानते थे कि इनके अंदर दैवीय शक्तियां हैं, और जो जिन नेताओं ने हमारा नेतृत्व किया है, उन्होंने अंग्रेजों रूपी जो दानव है, उन दानवों को देश से बाहर किया है, ऐसी धारणा थी लोगों के अंदर।
और उस धारणा के पीछे जो पंक्ति में जो नेता खड़े थे, वो सभी नेता जो है वो कांग्रेस के अंदर थे। अब लोगों के सामने जो वोट डालने का एकमात्र विकल्प जो नजर आ रहा था, वो कांग्रेस नजर आ रहा था, क्योंकि उनके सभी चहेते जो नेता थे, जो हीरो थे उनके, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी हों, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधा, सुचेता कृपलानी हों, चाहे राजेंद्र प्रसाद जी हों या भीमराव अंबेडकर जी हों, अन्य कोई भी नेता हो, ये सभी नेता कांग्रेस में नजर आ रहे थे। इस कारण से जनता ने कांग्रेस को प्रचंड बहुमत दिया और कांग्रेस का एक तलीय प्रभुत्व जो हो वो लंबे समय तक कायम रहा। का एक तलीय प्रभुत्व रहने का जो अन्य कारण था, वो था कांग्रेस का मजबूत संगठन और विभिन्न विचारधाराओं का समावेश। कांग्रेस का जो संगठन था वो बहुत ही शक्तिशाली संगठन था। देश के कोने कोने में, गांव गांव तक कांग्रेस की जड़ें फैली हुई थी और हर जगह पे कांग्रेस को जो है लोग जानते थे और अन्य पार्टियों के लिए वहां पर जाना और अपने आप को स्थापित करना बड़ा मुश्किल था, जबकि कांग्रेस जन जन के लोगों के जो है वो आंखों का तारा बनी हुई थी और हर कोई कांग्रेस को जानता था। संगठन कांग्रेस का संगठनात्मक जो ढांचा था वो काफी मजबूत था। इसके अलावा कांग्रेस के अंदर अनेक विचारधाराओं के लोग थे, अनेक जो, चाहे वो कांग्रेस की विचारधारा से सहमत होने वाले थे, इसके अलावा कुछ साम्यवादी लोग भी थे, कुछ जो है पूंजीवादी लोग भी कांग्रेस के अंदर शामिल थे, कुछ व्यक्तिवादी भी कांग्रेस के अंदर, यानी कि कांग्रेस एक विभिन्न विचारधाराओं का समावेश था, जिसके कारण पामर ने कांग्रेस को एक छाता संगठन की संज्ञा दी है। यानी कि जिस प्रकार से एक छतरी अम्ब्रेला के नीचे कोई भी व्यक्ति आ सकता है, इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी के अंदर किसी भी विचारधारा का व्यक्ति जो है वो आ सकता था और अपने आप को संरक्षित कर सकता था। यह कांग्रेस की विशेषता थी, जिसके कारण कांग्रेस के अंदर अलग अलग विचारधाराओं और दूसरा अलग अलग वर्गों के लोग, कांग्रेस के अंदर अलग अलग वर्ग के लोग शामिल थे, जिसके अंदर वकील थे या फिर किसान थे या फिर मजदूर थे या फिर उद्योगपति थे। सभी वर्गों के लोग जो हैं वो कांग्रेस के अंदर शामिल थे। तो प्रत्येक वर्ग को ये लगता था कि कांग्रेस हमारी खुद की ही पार्टी है, क्योंकि हमारे वर्ग के लोग, हमारे वर्ग के जो लोग इसके अंदर शामिल हैं, हमारे जो वर्ग है उसके जो नेता जो हैं वो इस पार्टी के अंदर शामिल है, तो वो कांग्रेस के साथ अपनत्व का भाव रखते थे और कांग्रेस पार्टी जो है उसको अपनी पार्टी मानते थे, जिसके कारण उन्होंने कांग्रेस को जो है वो प्रचंड बहुमत दिया। बच्चों, यहाँ एक और बात ध्यान देने योग्य है कि उस समय जो हमने चुनाव के लिए जो प्रणाली अपनाई वो थी साधारण चुनाव प्रणाली, सिंपल मेजोरिटी सिस्टम, जिसमें के अंतर्गत जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं उसको जीता हुआ घोषित कर दिया जाता है। ये नहीं देखा जाता कि उसके विपक्ष में कितने वोट पड़े। और इसका लाभ जो है वो कांग्रेस को एक बड़ा संगठन, एक बड़ी पार्टी होने के कारण जो है वो हुआ। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि 1952 के जो चुनाव हुए उसमें 17 करोड़ वोटों में से कांग्रेस को केवल 45% मत प्राप्त हुए, जबकि उसे लोकसभा में 74.3% सीटें जो हो वो प्राप्त हुई। आप बच्चों, आप समझ रहे हैं, कांग्रेस ने कुल वोटें जो पड़ी, कुल वोटों का 45% हिस्सा प्राप्त किया और सीटें कितनी प्राप्त की? 74.3%, यानी कि आधी से कम वोटें लेकर भी वो आधे से अधिक सीटें जीत गई। और उसका कारण क्या था? ये साधारण बहुमत प्रणाली। देखिए, दूसरा सिनेरियो हम देखते हैं। साम्यवादी दल, जिसको पहले आम चुनाव में 10.6% वोट मिले थे, कांग्रेस को मिले थे 45%, उनको मिले 10.6% या 6%, और लोकसभा में उन्हें सीट कितनी प्राप्त हुई? केवल 3.3%, 16 सीटें मिली उन्हें। 10% वोट लेकर केवल 3%
सीटें प्राप्त हुई। 45% वोट लेकर 74.3% जो है वो सीटें प्राप्त हुई। तो आप देख सकते हैं कि जो साधारण चुनाव प्रणाली था उससे कांग्रेस जो बड़ी पार्टी थी उसको कितना लाभ हुआ, और जो अन्य छोटी छोटी पार्टियां थी उन पार्टियों को इस प्रणाली का नुकसान हुआ, और इसके फलस्वरूप क्या हुआ, कांग्रेस एक प्रचंड शक्ति के रूप में, एक बड़े दल के रूप में और लंबे समय तक शासन में रहा। बच्चों, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष की भूमिका बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है। देखिए, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के ऊपर चलती है। सत्ता पक्ष या सत्ताधारी दल वो होता है जो चुनाव में बहुमत प्राप्त करता है और सत्ता का भोग करता है या सत्ता पे काबिज होता है, उसे सत्ताधारी दल कहा जाता है। विपक्ष से हमारा अभिप्राय जो दल सत्ताधारी दल से कम सीटें प्राप्त करता है और सबसे बड़ा दल होता है, यानी कि जो सत्ताधारी दल है उसके बाद जो सबसे बड़ा दल होता है उसे विपक्ष कहा जाता है। तो विपक्ष की जो भूमिका है वो भारत के अंदर जो विपक्ष की भूमिका है वो बड़ी अव्यवस्थित तरीके से विकसित हुई है। अव्यवस्थित क्यों कहूंगा मैं, क्योंकि अगर हम देखें तो भारत में प्रारंभ में क्या था, संगठित विपक्ष का अभाव था। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर विशेषतः 1977 तक भारत में संगठित विरोधी दल का अभाव था, यानी कि कोई भी संगठित विपक्षी दल था ही नहीं। क्योंकि देखिए, किसी भी दल को जो है वो संगठित होने के लिए, इकट्ठा होने के लिए संख्या की आवश्यकता होती है, बहुमत की आवश्यकता होती है। लेकिन जैसा कि आपने पीछे देखा कि कांग्रेस का किस प्रकार से एक दलीय प्रभुत्व था, और अन्य जो पार्टियां थी, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो या आपकी सोशलिस्ट पार्टी हो, उनकी नामात्र की सीटें आ रही थी और उसके बाद भी वो एकजुट नहीं हो पा रहे थे। तो संगठित विपक्ष का अभाव रहा। इसके बाद एक कमजोर विपक्ष उभर कर आया। कब आया? 1969 के अंदर कांग्रेस में आपसी फूट पड़ी और उसके कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो उसके बाद ऐसे लगने लगा कि हो सकता है कांग्रेस का कोई विकल्प उभर कर सामने आ जाएगा और एक मजबूत विपक्ष जो वो उभर कर आएगा। लेकिन 1971 के लोकसभा चुनाव हुए और 1972 तक आते आते 1971 के जो चुनाव थे उनके अंदर इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार लेके आई, और पुनः एक बार ऐसा लगने लगा कि कमजोर विपक्ष जो वो देखने को मिला। और उसके बाद जो है कांग्रेस का विपक्ष के रूप में जो अन्य पार्टियां संगठित होने लगी वो भी अधिक समय तक अपना अस्तित्व नहीं रख पाई। उसके बाद आता है विपक्ष की बेहतर स्थिति कब हुई। देखिए, हालांकि जो है वो एक बार हमारे यहाँ विपक्ष की स्थिति जब 1975 के अंदर जो आपातकाल जो लगा था और उसके बाद 1977 के अंदर जो चुनाव हुए वहां पर जो है वो गैर कांग्रेसी सरकार, पहली बार जो जनता पार्टी की सरकार आई और गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई, जो वो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने भारत के। बच्चों, ये प्रश्न कई बार आ भी जाता है कि पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भारत के कौन बने? मोरारजी देसाई बने। तो उस दौरान ऐसा लग रहा था कि विपक्ष के रूप में उस समय कांग्रेस पार्टी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी 1977 के से 1980 के बीच। लेकिन 1980 के अंदर जो है जो मिली जुली सरकार थी गठबंधन की, वो लंबे समय तक नहीं चल पाई और 1980 में एक बार फिर से इंदिरा गांधी का शासन आ गया प्रचंड बहुमत के साथ, और फिर से विपक्ष जो हो वो बिखर गया। लेकिन विपक्ष की बेहतर स्थिति कब हुई? सन 1989 में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी और लोकसभा के गठन के बाद कांग्रेस ने एक सशक्त विरोधी दल की भूमिका अदा की। यहाँ से विपक्ष की जो बेहतर स्थिति होनी शुरू होती है और कांग्रेस जो भारतीय राजनीति है उसके अंदर एक नया दौर शुरू होता है, जिस दौर को हम गठबंधन की राजनीति का दौर कहते हैं।
आप आने वाले जो चैप्टर्स हैं उसके अंदर आप विस्तार से इस बारे में सुनेंगे, पढ़ेंगे आप कि गठबंधन की राजनीति क्या होती है और गठबंधन का दौर जो हो किस प्रकार से 1989 या 1990 के बाद जो हो शुरू हुआ। क्योंकि उसके बाद जो है संगठित विपक्ष की ओर हम अग्रसर हुए। 1998 के अंदर जब लोकसभा चुनाव के पश्चात भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी वो गठबंधन की सरकार थी, जिसके जो एनडीए गठबंधन बना, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और विपक्ष में जो है अब कांग्रेस पार्टी आई और कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण तरीके से निभाई। उसके बाद जब 2004 और 2009 के अंदर जो इलेक्शन हुए उनके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो हो वो महत्वपूर्ण विपक्ष के रूप में अपनी स्थिति जो हो वो जाहिर की। तो ये चीजें क्या है, एक भारतीय राजनीति को एक संगठित विपक्ष की ओर ले जा रही थी। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे कि जो भारत में जो ये विपक्ष की भूमिका रही, ये भूमिका हमने जो है वो संगठित विपक्ष का अभाव से लेकर और संगठित विपक्ष तक का जो दौर आया, इस दौरान से कई बार जो है वो छोटे छोटे प्रश्न जो हैं वो आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है। तो आप इसको विस्तार से अपनी जो पाठ्य पुस्तिका है उसमें पढ़ेंगे। बच्चों अब हम जानेंगे भारत में विपक्षी पार्टियों का उद्भव किस प्रकार से हुआ, कि कौन कौन सी विपक्षी पार्टियां जो है वो कांग्रेस को चुनौती देने के लिए सामने आई। यदि हम विरोधी या विपक्षी पार्टियों के उद्भव की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है भारतीय साम्यवादी दल, जिसकी स्थापना 1925 में हुई थी। सन 1934 में इस दल को अवैध घोषित कर दिया गया था और इस पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसके सभी नेताओं को जो है वो जेल में डाल दिया गया था। परंतु दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब रूस में भी अंग्रेजों के साथ युद्ध में शामिल हो गया तो सरकार का समर्थन तथा कांग्रेस की आलोचना करने के कारण इस दल से प्रतिबंध हटा लिया गया था। आप ध्यान रखिए बच्चों कि साम्यवादी दल ने सन 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था उसका विरोध किया था। 1952 के जो पहले आम चुनाव हुए थे लोकसभा के, उसमें इस दल ने 16 स्थान जीते और प्रमुख विरोधी दल के रूप में रहा था। दूसरे आम चुनाव में 1957 के अंदर 29 स्थान इस दल ने जीते थे। दूसरी अगर दल की बात करें तो समाजवादी दल, सोशलिस्ट पार्टी का उत्कर्ष स्वतंत्रता से पूर्व हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में नौजवान, रेडिकल और समतामूलक कांग्रेसियों के द्वारा कांग्रेस के भीतर ही किया गया था। ये वो युवा थे जो कांग्रेस के अंदर चेंज लाना चाहते थे, परिवर्तन लाना चाहते थे, तो उन्होंने इस दल का गठन किया था। और इस दल की जो है 1948 में सदस्यों को दोहरी पार्टी सदस्यता रखने के कारण कांग्रेस ने अपने संविधान में संशोधन किया और इससे 1948 में सोशलिस्टों ने एक अलग सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण किया। यद्यपि पार्टी की मौजूदगी कई राज्यों में थी, लेकिन इसकी चुनावी सफलता जो है वो उल्लेखनीय ज्यादा नहीं थी। फिर हम बात करते हैं भारतीय जनसंघ की। तो भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक सदस्य थे। इस पार्टी की जड़ें स्वतंत्रता से पूर्व के समय से सक्रिय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा में खोजी जा सकती है। 1952 के जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें कुल 3, 1957 में 4 और 1962 में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें इस पार्टी ने 14 स्थान जो हो वो जीतकर अपनी स्थिति जो हो दर्ज की। इसके बाद आती है स्वतंत्र पार्टी। कई बार बच्चों स्वतंत्र पार्टी के ऊपर अलग से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की थी, या स्वतंत्र पार्टी के ऊपर नोट लिखे। तो आप इस जो स्वतंत्र पार्टी है उसको भी अच्छे से आप करें। स्वतंत्र पार्टी जो है इसका गठन दूसरे आम चुनाव के पश्चात किया गया था। इस दल की स्थापना कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने कांग्रेस की नीतियों के विरोध में सन 1959 में 1959 के अंदर की थी। इस पार्टी के मुख्य नेताओं में सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी, एन जी रंगा और मीनू
मसानी जैसे पुरानी कद्दावर कांग्रेसी नेता थे। 1962 के चुनाव जो हुए उसमें इस दल ने 18 स्थानों पर विजय प्राप्त करके अपनी स्थिति को दर्ज किया। तो बच्चों, ये था हमारा आज का वीडियो, और जिसके अंदर हमने पढ़ा कि भारत में एक दल का प्रभुत्व कैसे रहा। अब आपने क्या सीखा ये देखते हैं कि इस पूरे वीडियो को देखकर और इसका अध्ययन करके आपने सीखा क्या है। तो इसके लिए मैं कुछ आपको प्रश्न देता हूं, जिन प्रश्नों को आपको अपनी जो अभ्यास की पुस्तिका है उसके अंदर लिखना है, और अपनी पाठ्य पुस्तिका के मदद से इन प्रश्नों को अपनी पाठ्य पुस्तिका के अंदर लिखें, आप नोट करें, याद करें। आने वाले जो परीक्षाएं होंगी उनके लिए के अंदर ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। जो गूगल मीट के ऊपर आपके जो डाउट क्लासेस हैं, आपके अध्यापक हैं वो आपकी डाउट क्लासेस लेते हैं, उनसे भी आप इन प्रश्नों के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न आप नोट कर लें, एक दल का प्रभुत्व क्या होता है, हमने डिस्कस किया था, आपको बताना है। प्रथम लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की। बच्चों ध्यान दें, आप कई बार ये प्रश्न जो है वो आपके जो वार्षिक परीक्षाएं हैं उनके अंदर आया हुआ है, तो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के एक दल के प्रभुत्व के क्या कारण थे। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अगर हम कहें तो वो ये बनता है कि कांग्रेस के एक दल के प्रभुत्व के क्या कारण थे। फिर आता है स्वतंत्र पार्टी की स्थापना कब हुई, और भारतीय जनसंघ पर एक नोट लिखें। तो ये थे आज के अभ्यास के प्रश्न। बच्चों आपने पूरी तन्मयता के साथ सुना और देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।